एक ही दिन में सरकार का चेहरा मोहरा बदल दिया, उसके आप क्या कारण समझते हैं? ऐसा फैसला क्यों लेना पड़ा? 10 की 10 सीटें भाजपा क्या दोहरा पाएगी? विधानसभा चुनाव में क्या स्पष्ट बहुमत ला पाएंगे? कांग्रेस ने जो हथियार मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ पना के तेज कर रखे थे, हरियाणवी भाषा में कहूँ, वो उसके दर आए रहेगी। और भाजपा ने क्या एक तरह से नॉन जाट क्षेत्र से सीएम बनाकर इस क्षेत्र को मजबूत करने का अपने साथ अपनी जो ताकत बढ़ाने की कोशिश की है? कि दुष्यंत चौटाला जी उप मुख्यमंत्री का पद हासिल करके रखते हुए अपने 10 विधायकों को साथ नहीं रख पाए, तो वो 45 या 50 विधायकों को क्या साथ रख पाएंगे? नमस्कार। हरियाणा में एक जो बड़ा परिवर्तन हुआ है, हरियाणा में सरकार का जो चेहरा ही बदला है, उस मामले में हमारे साथ चर्चा के लिए आज पहुंचे हैं कैथल के और हरियाणा के वरिष्ठ पत्रकार नरेश भारद्वाज, जिनका कई दशकों का अनुभव रहा है पत्रकारिता में। इस विषय पर उनसे चर्चा करेंगे, इस फैसले का कारण क्या रहा और इसके आने वाले समय में क्या प्रभाव रह सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। भारद्वाज जी, जो कल भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को इतना बड़ा फैसला लिया है, एक ही दिन में सरकार का चेहरा मोहरा बदल दिया, उसके आप क्या कारण समझते हैं? ऐसा फैसला क्यों लेना पड़ा? उसके कारण तो सिर्फ एक ही था। जो भाजपा का मुख्य टारगेट है हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतना जी। उसका मुख्य कारण ये था कि कहीं ना कहीं मनोहर लाल जी के खिलाफ लोगों में थोड़ा बहुता रोष था, हल्का सा रोष था। और इसको आप ये भी कह सकते हैं कि जो सत्ता के प्रति होता है एंटी इनकम्बेंसी इफेक्ट था। तो उसके कारण शीर्ष नेतृत्व ने ये समझा कि अगर चेहरा बदल दिया जाए तो जो वो नाराजगी है जनता की वो दूर हो सकती है। एक तो फैक्ट ये था उसका। दूसरा फैक्ट ये था कि हरियाणा के अंदर बीजेपी का जो सबसे बड़ा जनाधार रहा है वो नॉन जाट वोटर रहा है जी। सैनी समाज भाजपा के साथ पहले भी था, अगर नायब सिंह सैनी को ना बनाते तो भी रहता, लेकिन जो दूसरा ओबीसी समाज है उसको एक संदेश देने के लिए ये चेहरा बदला गया है। और इसमें हरियाणा के बीजेपी नेतृत्व की कोई भूमिका नहीं है, इसमें केंद्रीय नेतृत्व की भूमिका है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने एक दिन पहले मनोहर लाल जी की जमकर तारीफ की, इतनी तारीफ की कि जो उन्होंने आज तक कभी भी नहीं की। हालांकि जनता जानती है कि प्रधानमंत्री जी के और मनोहर लाल जी के रिश्ते क्या रहे हैं, सभी को पता है, और किस तरीके के रहे हैं ये भी पता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एक जनसभा में अपने मुख से जिस तरीके से मनोहर लाल जी की तारीफ की, तो उस वक्त जो राजनीतिक पंडित थे, जो चर्चाएं थी, ये होगी थी कि मनोहर लाल तो गया, मनोहर लाल जी बदले जाएंगे। और ये नहीं था, नायब सिंह सैनी जी का चेहरा ऊपर नहीं था। तो ये बड़ा अच्छा बदलाव है। इसमें कार्यकर्ताओं के नाम भी संदेश है और हरियाणा की जनता के नाम भी संदेश है। दूसरा, आपने पूछा जेजेपी के जाने से क्या फर्क पड़ेगा। भाजपा को जेजेपी के जाने से 2 या 3 तरह के लाभ हैं। पहला लाभ तो ये है कि जेजेपी का कैंडिडेट अगर खड़ा होगा कहीं से भी बीजेपी के खिलाफ, तो जो जाट और किसान नाराज हैं भारतीय जनता पार्टी से, वो अगर जेजेपी को वोट करता है बजाय कांग्रेस को या जो भी राइवलरी दूसरी प्रतिद्वंदी पार्टी है उसको, तो वो उसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को होगा। तो गठबंधन तोड़ने से बीजेपी को कोई नुकसान ही नहीं है। और इसका कयास तो एक आम जो रेडी लगाता है शहर में या देहात में, जो मजदूरी करता है, वो भी ये कहता था कि बीजेपी खाम खाई लटकाएं फिरे इसने। हरियाणा के अंदर ये थी काम खाई लटकाए फिरे, क्या फायदा है। अच्छा। तो मनोहर लाल जी से ज़्यादा मैं समझता हूं कि लोगों में दुष्यंत चौटाला और उसकी पार्टी के वर्करों के खिलाफ रोष था, तो वो भी दूर हो गया और चेहरा भी बदला गया। और नए सिरे से जो 2 संदेश दिए हैं उसका लाभ आपको आने वाले लोकसभा के चुनाव में देखने को मिलेगा। क्या लगता है अब लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा में, और नायब सैनी के सामने क्या चुनौतियां हैं इस समय? देखिए, जितना मैं नायब सिंह सैनी जी को जानता हूं, वो एक बहुत सज्जन और बहुत ही ज़्यादा विनम्र आदमी हैं। तो उनके सबसे बड़ी
उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि उनके ऊपर चौतरफा दबाव पड़ेगा कार्यकर्ताओं का, क्योंकि कार्यकर्ताओं से उनका बड़ा ज़बरदस्त परिचय है। तो वो दबाव, राजनीतिक दबाव जो उनके ऊपर पड़ेगा कार्यकर्ताओं का, उसको झेलने की क्षमता मनोहर लाल जी में तो थी, वो तो अवॉइड कर देते थे। और जो फैसला हरियाणा की जनता के हित में था, या जो फैसला सरकार या भारतीय जनता पार्टी के हित में था, वो उसमें कहीं गुरेज नहीं करते थे। तो सबसे बड़ी चुनौती तो ये है उनके सामने कि अपने ही कार्यकर्ताओं के दबाव को झेलने की। दूसरी बड़ी ज़बरदस्त उम्मीदें, एक नायब सिंह सैनी के बनने से ओबीसी वर्ग के अंदर बड़ी ज़बरदस्त उम्मीदें जागी हैं, खासकर रोजगार को लेके। तो ओबीसी वर्ग का सबसे बड़ा ये सोचना है कि आने वाले जो 6 महीने लोकसभा विधानसभा के चुनाव के अंदर बचे हैं, उसमें नायब सिंह सैनी कितने बच्चों को रोजगार दे सकते हैं, खासकर ओबीसी के बच्चों को। ये पार्टी बीजेपी में तो ऐसा कोई इनकी पॉलिसी ऐसी है नहीं कि वो पर्टिकुलर किसी एक कास्ट आधारित लोगों को रोजगार दें। इन्होंने तो, मनोहर लाल ने भी यही नीति अपनाई कि ना पर्ची ना खर्ची। अब आप क्या समझते हैं कि इस तरह बातों में दोबारा जाएगी बात? देखिए, रोजगार देने की दो बातें हैं। एक तो रोजगार जो आपने कहा कि बिल्कुल सही बात है कि जो रोजगार है वो अभी तक मेरिट बेस पे, जो पेपर पास बच्चे कर लेते हैं उनको दिया गया है, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन जो मैं ये कह रहा हूँ, दूसरा बहुत सारा रोजगार है, सरकार के ठेके हैं, सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, जिन योजनाओं का लाभ देना मुख्यमंत्री के हाथ में होता है। तो रोजगार देने से सिर्फ सरकारी नौकरी ही नहीं है, और बहुत सारे साधन हैं। हरियाणा के अंदर जो है ना, जिस क्षेत्र से नायब सिंह सैनी जी आते हैं, साथ लगता यमुनानगर इलाका है, वहाँ पे माइनिंग के बहुत सारे काम हैं, ठेकेदारी का बहुत सारा काम है, हर तरीके के काम हैं, जहाँ सिर्फ जो है ना वो रोजगार दूसरे बच्चों को दे सकते हैं। और जहाँ ये बंदिशें नहीं हैं, ऐसे विभाग भी बहुत हैं जहाँ वो रोजगार दे सकते हैं। तो भरत जी बताइए, मैं आपसे जो मैंने ये सवाल किया था, इस दृष्टि से मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि नायब सैनी के सामने जब उनको हरियाणा का चेहरा बना दिया गया है, हरियाणा की सरकार सौंप दी गई है, लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में उनके सामने क्या चुनौती रहेगी, और उनसे जो उम्मीदें हैं, पार्टी ने इतना बड़ा परिवर्तन किया है, 10 की 10 सीटें भाजपा क्या दोहरा पाएगी, विधानसभा चुनाव में क्या स्पष्ट बहुमत ला पाएंगे? देखिए, जहाँ तक लोकसभा का चुनाव है, वहाँ मैं ज़्यादा सा यही कह सकता हूँ कि नायब सिंह सैनी जी का कोई अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। ज़्यादा प्रभाव तो जेजेपी से नाता तोड़ने का पड़ेगा। तो रही बात विधानसभा चुनाव की, वो अभी क्या 10 की 10 सीटें भाजपा पिछला अपना प्रदर्शन दोहरा पाएगी? देखिए जी, भाजपा ने इतना बड़ा परिवर्तन किया है, नायब सिंह सैनी को लेके आए हैं, तो ये 10 की 10 सीटें हासिल करने के लिए ही परिवर्तन किया है। ये तो अभी चेहरे नहीं आए लोकसभा चुनाव के अंदर, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि कुरुक्षेत्र, अंबाला, करनाल की जो सीटें हैं वो भाजपा की झोली में पहले से भी थी, और अब और ज़्यादा मजबूती से होंगी। करनाल से अभी तो कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये बड़ा तय है, राजनीतिक पंडित ये मानते हैं, जिन लोगों से मेरी चर्चा हुई है, कि मनोहर लाल जी को लोकसभा का चुनाव करनाल से लड़वाने के लिए ही इस्तीफा दिलवाया गया है। एक बात, संजय भाटिया जी मनोहर लाल जी की पूरी तरीके से पैरवी कर रहे थे, तो वो वहाँ से उनकी टिकट कटने या मनोहर लाल जी के चुनाव वहाँ से लड़ने से खुश हैं, और उनको भी कुछ ना कुछ, जो हमारी देसी भाषा में कहते हैं कि मिट्टी गोली दी गई है, उनको भी मिट्टी गोली दी गई है, संजय भाटिया जी को भी। और संजय भाटिया जी को भी आप देखेंगे लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद, ये मेरी बात आप नोट कर लेना, आज लोकसभा के चुनाव के तुरंत बाद उनको भाजपा का प्रदेशाध्यक्ष बनाया जा सकता है। ऐसी चर्चाएं तो लोकसभा चुनाव से पहले भी बनाने की हैं, क्योंकि वहाँ नायब सैनी के पास 3 पद हो गए हैं, सांसद हैं, प्रदेशाध्यक्ष हैं और सीएम बन गए हैं। तो वो तो मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव से पहले ही प्रदेशाध्यक्ष चेंज हो सकते हैं। मेरा एक मानना है, मैं आपसे इस बारे में चर्चा करना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो फैसला लिया है, उनको जैसे रोहतक, सोनीपत और हरियाणा का जो कुछ पार्ट हैं जहाँ भूपेंद्र हुड्डा का प्रभाव है,
कुछ ऐसे इलाके हैं जहां भाजपा को वोट आने की उम्मीद कम थी कि इस इलाके में यदि हम सीएम बनाते हैं तो कोई उतना फ़ायदा नहीं होगा। जो ये जीटी बेल्ट है, जीटी रोड बेल्ट है और इधर कुछ सीटें हैं, यहाँ नॉन जाट की सीटें मानी जाती हैं और भाजपा ने क्या एक तरह से नॉन जाट क्षेत्र से सीएम बनाकर इस क्षेत्र को मजबूत करने का अपने साथ अपने जो ताकत बढ़ाने की कोशिश की है। बिल्कुल बिल्कुल, तो उनको उम्मीद है कि वहाँ से वोट शायद ही मिले। वो लोग नाराज हैं या नहीं हैं, देखिए तो आप इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए दक्षिण हरियाणा में भाजपा अगर कमज़ोर नहीं है तो ज़्यादा सा भाजपा का प्रभाव इतना भी नहीं है एक तरफा, जितना कि उत्तर हरियाणा में है, जो आपने जीटी रोड बेल्ट गिनी। तो जैसे ही हम रोहतक, सोनीपत, हिसार, भिवानी, सिरसा की सीटों की बात आपने की है, तो वहाँ का जो नॉन जाट वर्ग है उसको नायब सिंह सैनी को बना के सीधा सीधा संदेश ये दिया गया है कि भाजपा में मुख्यमंत्री के दरवाजे हर वर्ग के लिए खुले हैं। उसका प्रभाव पड़ना लाजमी है, उसका प्रभाव एकदम से पड़ना लाजमी है। उनको ये पता है कि आपको बीजेपी का नेतृत्व बिल्कुल क्लियर है, उसके अंदर के एक खास वर्ग की वोटें उनकी जितनी मिल जाएंगी वो उनका प्लस पॉइंट है। जितनी भी उन्होंने किसी न किसी तरीके से हासिल कर ली वो प्लस पॉइंट है। दूसरा ये प्लस पॉइंट है वहाँ कि जितनी जाट वोटें जेजेपी ने काट दी वो भी बीजेपी का प्लस पॉइंट है। तो मैं ये समझता हूँ कि लोकसभा की 10 सीटें येन किरेन प्राकरेण भाजपा जीत रही है। आज की डेट में भी कहीं कोई फाइट नजर नहीं आती। कांग्रेस को लेकर के क्या सोचते हैं इस फैसले का, या हरियाणा की जो मौजूदा स्थिति है, इस जो घटनाक्रम हुआ है, कांग्रेस पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, हालांकि एक भाजपा का मौजूदा एमपी कांग्रेस में गया है। देखिए जिस मौजूदा एमपी की आप बात कर रहे हैं उस मौजूदा एमपी का प्रभाव पूरे प्रदेश में ना उसका रहा है ना उसके पिता का कभी पूरे देश में प्रभाव रहा है। दूसरी बात कि एक खास इलाके में उन लोगों का प्रभाव है। अगर वो एमपी अब कांग्रेस से हिसार से चुनाव लड़के देख ले, उसे पता लग जाएगा कि तुम्हारा अपना प्रभाव कितना है और तुम बीजेपी का प्रभाव कितना, कांग्रेस का प्रभाव कितना है। तो वो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कांग्रेस में गया है, ना कि प्रदेश का लाभ या किसान। ओवरऑल कांग्रेस के क्या असर रहने वाला है इस वजह से? देखिए कि कांग्रेस ने जो हथियार मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ पना के तेज कर रखे थे, हरियाणवी भाषा में कहूँ, वो उसके दर के दर आए रह गए। अब नायब सिंह सैनी के खिलाफ उनके पास ना कोई मुद्दा है, ना कोई चर्चा है, ना कोई बात है। वो चुनाव में क्या करेंगे, क्या कहेंगे जाके? मनोहर लाल के खिलाफ तो जो है ना वो चुनाव के अंदर भाषण देते हुए उनके बहुत सारे थे, और दुष्यंत चौटाला के खिलाफ भी। दुष्यंत चौटाला का तो सबसे बड़ा कांड तो जो चुनाव में उठने वाला था वो दारू का कांड था, जो कोरोना काल में हुआ है। वो तो अभी भी उठेगा, क्योंकि विरोधी तो अभी भी दुष्यंत चौटाला ने भी इलेक्शन में आने की बात कही है। लेकिन एक बीजेपी के खिलाफ तो नहीं होगा ना कुछ भी। मैं एक बात यहाँ से पूछना चाह रहा हूँ आपको कि ओवरऑल इस फैसले का जो सबसे ज़्यादा फजीहत मैं समझता हूँ, जो सबसे ज़्यादा नुकसान मेरी नज़र में जजपा को हुआ है। भाजपा ने उनको कोई निष्कासित नहीं किया, भाजपा ने गठबंधन तोड़ने की घोषणा नहीं की, इसके बावजूद भी भाजपा ने बड़े तरीके से, बड़े साफ गोई से सत्ता से बाहर कर दिया जजपा को। तो जो चर्चाएं हैं कल से सोशल मीडिया पे, जो मीम्स बनाए जा रहे हैं, जो चुटकुले बनाए जा रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा जजपा को लेकर है। आपका क्या मानना है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसी वक्त नसीब जी ये चर्चा होती थी कि लोग दुष्यंत चौटाला में भाजपा के मुख्यमंत्री का चेहरा देखते थे, और अब ये चर्चा है, मैंने मीम्स तो नहीं देखे लेकिन अब ये चर्चा है कि दुष्यंत चौटाला जी उप मुख्यमंत्री का पद हासिल करके रखते हुए अपने 10 विधायकों को साथ नहीं रख पाए, तो वो 45 या 50 विधायकों को क्या साथ रख पाएंगे? तो एक राजनीतिक गुण ये भी तो होना चाहिए ना कि मनोहर लाल जी थे, चाहे जैसे थे, पार्टी के कारण लगा लो या उनके अपना भी एक, उनका भी काफ़ी विनम्र थे वो, जितना उनको खट्टर साहब को दिखाया गया कई बार क्रोधित, ये ऐसे नहीं थे। नहीं, विनम्रता कहीं ना कहीं उनके खिलाफ भी गई है। जो उनको हटाने का कारण समझा कि जैसे लोगों में चर्चाएं हैं कि अफसरशाही हैवी थी, और कुछ डिपार्टमेंट्स में चाहे उनके पास थे, जजपा के पास थे,
उनमें जो है मनमानी चल रही थी उसको उन्होंने रोकने की कोशिश नहीं की? मैंने वही तो बताया ना आपको कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि अफसरशाही हावी थी। अब आपको मैं एक अगर अपनी पत्रकारिता से संबंधित इसमें बात रख दूं तो वो ये है कि पत्रकारों की मनोहर लाल खट्टर जी ने पेंशन शुरू की थी 60 साल की उम्र के बाद, जिसका मौजूदा जो पत्रकार काम कर रहे हैं उन्होंने भी और जो रिटायर्ड हैं उन्होंने भी। वैसे तो पत्रकार रिटायर नहीं होता, मैं भी 61 साल का हूं, लेकिन मैं भी 2-3 अखबारों में न्यूज एजेंसीज में काम कर रहा हूं, तो रिटायर तो पत्रकार नहीं होता। लेकिन चलो एक उम्र तय रख दी थी और बड़ी अच्छी बात है कि वो रख दी थी, लेकिन अफसरशाही के कारण उसके अंदर कुछ ऐसे प्रतिबंध लगा दिए गए कि वो पेंशन ऐसी दई ऐसी ना दई बराबर सी होगी और पत्रकारों में जबरदस्त रोष है। मतलब कि मनोहर लाल जी की खुद की नीयत साफ थी, पर अधिकारी जो है कहीं ना कहीं उनकी क्रियान्वयन में बाधा थी। मेरी आईजी कॉलेज में मनोहर लाल जी आए, 10 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए वो जैसे हॉल से बाहर निकले तो उन्होंने मेरे को बुला लिया, तो मेरे कंधे पे हाथ रखा, मैंने उनसे बात की है बड़े प्यार से, क्योंकि कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हो रही थी, तब तक का दौरा मुझे टाइम मिल गया। तो उनकी नीयत कहने कर देंगे यार, मैंने कहा जी 20,000 कर दो पेंशन पत्रकारों की, वो कर देंगे यार, ये तो 15 तो कर दी, हो जाएगी, कोई नहीं कर देंगे। भारत जी हमारी चर्चा थोड़ी लाइन उसी वहीं पे आते हैं जहाँ से हम चलते हैं। जजपा का हमने इफेक्ट देखा कि आपने बताया लोकसभा चुनाव में जजपा की मजबूरी रहेगी अब उम्मीदवार उतारना, और विधानसभा चुनाव में क्या रिजल्ट रह सकता है संक्षेप में? संक्षेप में यह है जी कि जजपा ने अगर अपना अस्तित्व बचाना है तो उम्मीदवार खड़े करना उनकी मजबूरी रहेगी, और वो उम्मीदवार खड़े करेंगे भी। लेकिन आज चाहे बैकवर्ड क्लास हो, चाहे दूसरी जातियां हों, चाहे जिस वर्ग की नाराजगी से बचने के लिए जजपा को अलग किया गया, चाहे वो वर्ग हो, जाट वर्ग हो, सीधा सा, कि जितनी राजनीतिक चेतना हरियाणा के लोगों में अब आई है पिछले 5 या 10 सालों से पहले मैंने कभी नहीं देखी। तो उसका फर्क तो बड़ा सीधी सी बात यह है कि जजपा को तो उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे ही, और जो वो क्या कहते हैं ना सरकार से नाराजगी का ठीकरा था वो जजपा के सिर फूट चुका है, और भाजपा को इसमें लाभ होगा, जजपा को इसमें सबसे बड़ा नुकसान होगा। इनेलो पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, इनेलो का जो वोट बैंक था वो बड़ा सुदृढ़ और बड़ा कैडर बेस्ड वोट बैंक है उसका। वो चाहे ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ कितनी घटनाएं हुई तब भी, और चाहे अजय चौटाला इनेलो से अलग हुए तब भी, तो अधिकतर वो वोट बैंक मतलब इनेलो के साथ खड़ा है। इनेलो से जो वोट बैंक टूटा है वो नॉन जाट वोट बैंक टूटा है, खासकर ब्राह्मण टूटे हैं, बनिए टूटे हैं, पंजाबी टूटे हैं, बैकवर्ड क्लास टूटी है। लेकिन जो उनका परंपरागत वोट बैंक था वो इनेलो के साथ आज भी है और वो आगे भी रहेगा। अभय चौटाला ने बड़ा एक शेर साझा किया था कल, जिसकी नींव ही गद्दारी रही है तो अंजाम में क्या होगा गुलिस्तान का, तो उस तरह से कुछ मुझे पूरा ध्यान नहीं है। तो जजपा का और इनेलो का एक कांटे की टक्कर रही है, तो कल की फैसले से इनेलो उत्साहित है, उसका कुछ रिजल्ट आएगा? हाँ बिल्कुल, इनेलो को फायदा होगा। जो उसके खासकर वर्कर अगर मैं नाम भी ले दूं तो मेरे यहाँ के गुज्जर समाज के बहुत सारे वर्कर टूट के जेजेपी में चले गए थे। वो दोबारा मेरे ख्याल में कल से ही जो है ना उन्होंने ऐसी कवायद शुरू कर दिया कि वो दोबारा ना तो बीजेपी में जाएंगे, वो ना कांग्रेस में जाएंगे, तो वो वापस इनेलो में जाएंगे। तो इनेलो को तो लाभ होगा, इनेलो तो उत्साहित है ही है, तो इनेलो को फायदा होने वाला है। इनेलो को फायदा होगा, भाजपा को फायदा होने वाला है, भाजपा को फायदा होगा, और जजपा को नुकसान होगा। जजपा को भी नुकसान है और कांग्रेस को भी नुकसान है। कांग्रेस को ये नुकसान है कि जो उसका वोट था वो बंटेगा, तो उनको भी नुकसान है। तो कुल मिला के जो ये फैसला था अप्रत्याशित था, जनता को इसका पता नहीं था, लेकिन भाजपा अप्रत्याशित फैसले लेने के लिए जानी जाती है, और उन्होंने एक ही तीर से भाजपा ने कई शिकार करने की कोशिश की है। लेकिन आने वाला समय बताएगा कि उसके ये जो तीर छोड़ा है उन्होंने वो कितना सटीक बैठता है, कितना सटीक नहीं बैठता है। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आपकी इस मसले में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।